बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। इसे मुकामी ज़ुबान के अलावा हिंदी और संस्कृत सिखाई गई। कुमारी कन्याएं जवान होने तक जिस बंद मकान में रहती हैं, इसकी खिड़कियों पर कीलें ठोंक दी जाती हैं, दरवाजे मुकफ़ल कर दिए जाते हैं। सिर्फ रोशनदान ऐसा होता है जहाँ से आसमान नजर आता है, लेकिन वहाँ से झांको तो किसी इंसान का चेहरा नजर नहीं आता, न कोई इसे देख सकता है। ऐसी कैद तन्हाई में इन्हें ज्यादा से ज्यादा मसरूफ रखा जाता है। मसरूफ रखने के लिए योगा की मशकें कराई जाती हैं। आवागोन के अकीदे के मुताबिक बताया जाता है कि एक जन्म के बाद दूसरा जन्म लिया जाता है, इसलिए मरने के बाद रूह जिस्म से अलग होकर एक जगह से दूसरी जगह किस तरह भटकती है, इसका अमल करने के लिए सांस रोकना और अपने जिस्म से रूह को अलग करने का इल्म हासिल करना पड़ता है। रसवंती ने इसीलिए सांस रोकने की मशक की थी। जलते हुए दिए के सामने बैठकर इस पर नजरें जमाकर अपने जहन को एक ख्याल पर मरकूज किया था। इसका रुख शुमाल की तरफ होता था। पुजारियों और पंडितों का ख्याल था कि इस तरह वो ध्यान से ज्ञान हासिल करेगी, लेकिन उनकी तवक्को के बिल्कुल खिलाफ ध्यान और ज्ञान के दौरान रसवंती की सोच की लहरों ने आहिस्ता आहिस्ता प्रवास करना शुरू की। इस तरह वो टेलीपैथी का इल्म हासिल करती रही। बचपन गुजारने के बाद जब तक कुमारी कन्या सने बलूगत को न पहुँचे, इस वक्त तक उसे मकान के अंदर कैद रखा जाता है। 16 बरस की उम्र में जब ये इंकशाफ हुआ कि रसवंती को टेलीपैथी का इल्म हासिल हो गया है और वो पुजारियों, पंडितों और सिलेक्शन कमेटी के तमाम मेंबरों के दिमागों में पहुंचकर उनके दिल की बातें बता दिया करती है, तो सब हैरान रह गए थे। बचपन से जवानी तक कुमारी कन्या की परवरिश के सिलसिले में नेपाल तक तमाम तफसीलात पहुँचाई जाती थी। जब ये मालूम हुआ कि एक कन्या कुमारी को टेलीपैथी का इल्म हासिल हो गया है, तो वो बहुत ज्यादा अहमियत इख्तियार कर गई थी। अगर उनके बस में होता तो वो रसवंती को फिर हाथ से निकलने का मौका न देते। उनमें से कोई इससे शादी कर लेता, उसे सुहाग के बंधन में जकड़ लेता, लेकिन धर्म के मुताबिक उनका ये अकीदा है कि ऐसी कन्या कुमारी देवताओं की इमानत होती है, इन्हें कोई इंसान हाथ नहीं लगा सकता। सदियों पहले धार्मिक किताब के मुताबिक जब नेपाल के एक शाह ने निवारी देवी को हाथ लगाया तो वो नाराज होकर गायब हो गई थी। अब वो कुमारी कन्या या रसवंती के रूप में आने वाली निवारी देवी को नाराज नहीं करना चाहते थे। इंदिरा यात्रा की तकरीब में कुमारी कन्या का जुलूस पहले दिन निकलता था, बाकी 2 दिन भी जश्न मनाया जाता था। पहले दिन शाह नेपाल खुद कुमारी कन्या के पास आता था और वो कन्या शाह के माथे पर तिलक लगाती थी। ये तिलक इस बात की जमानत होता था कि निवारी देवी शाही खानदान की आज भी मुहाफिज है और आइंदा भी हिफाजत करती रहेगी। अपने अपने धर्म और अकीदे की बात है, वरना रसवंती ने जब कुमारी कन्या की हैसियत से शाह नेपाल के माथे पर हिफाजती तिलक लगाया था, तो इससे पहले ही भारतीय इंटेलिजेंस ने मालूम कर लिया था कि रसवंती की अहमियत क्या है। उन्होंने शाह नेपाल से रसवंती का मुतालबा किया और इस तरह रसवंती भारतीय सीक्रेट सर्विस में पहुंच गई। उन्हीं दिनों जब वो एक अहम मिशन में भारत की तरफ से मुख्तलिफ ममालिक से होती हुई तुर्की पहुंची थी, तो वहाँ मुझसे पहली मुलाकात हुई थी। आज फिर नेपाल के शहर काठमांडू में वही इंदिरा यात्रा का जश्न था और कुमारी कन्या का जुलूस निकल रहा था। रसवंती जो साबका कुमारी कन्या थी, वो इस जुलूस में शरीक थी। इसकी गोद में फर्जी पारस था। नेपाल सरकार, भारत सरकार, इसराइल सरकार और दूसरी खतरनाक तंजीमों के तमाम अफराद की निगाहें सिर्फ रसवंती पर थी। मौजूदा कुमारी कन्या अपने तमाम तर हुस्नो जमाल के साथ रथ पर सवार थी। लोगों की तवज्जो मौजूदा कुमारी कन्या की तरफ थी। इसके बावजूद अवाम में भी जो लोग रसवंती को पहचानते थे, वो उसे दूर से देखते ही भीड़ को चीरते हुए उसके करीब आना चाहते थे। पास आकर हाथ जोड़ने के बाद अकीदत मंदी के बायस इसके करीब ही रहना चाहते थे। इस तरह रसवंती के आसपास भीड़ बढ़ती जा रही थी। ऐसे ही वक्त रसवंती के करीब एक जोरदार धमाका हुआ। यक बार की भगदड़ मच गई। औरतें, बच्चों और चीखों पुकार गूंजने लगी। धमाके के साथ धुआं फैलता जा रहा था। इस धुएं में लोग नजरों से ओझल हो रहे थे। भीड़ इतनी घनी के इंसानों के दरमियान से सुई नहीं गुजर सकती थी। जब औरतें और मर्द गुजरते हुए राह फरार तलाश कर रहे थे, ऐसे ही वक्त में रसवंती फर्जी पारस के साथ और सुबाता असली पारस के साथ गायब कर दी गयी। इन्हें वहाँ से ले जाने का तरीका ये था कि रसवंती ने चादर ओढ़ ली थी और सुबाता अपने लिबास के अंदर एक और लिबास पहन कर आई थी। इसने धमाका होते ही और धुआं फैलते ही ऊपरी लिबास उतार दिया था, दूसरे लिबास में खड़ी रही। एक शख्स फौरन ही सरगोशी में कोडवर्ड्स के जरिए अपना
अपना तारफ कराने के बाद असली पारस को इससे ले गया था। रसवंती के पास आकर कोडवर्ड्स के जरिए मुतारफ होने वाले ने इसे एक अंगूठी देते हुए कहा, इसे फौरन पहन लीजिए, अपनी हथेली बिल्कुल खुली रखिए, मुट्ठी बंद करेंगी तो इसकी सुई आपको चुभेगी और आप बेहोश हो जाएंगी। ये सिर्फ दुश्मन के लिए है, कोई रास्ता रोके तो फरियादी बनकर इसका हाथ थाम लीजिएगा, सुई इसे चुभेगी और वो हमारे रास्ते से कांटे की तरह साफ हो जाएगा। यही हुआ था जब जुलूस कालो भैरव के मंदिर के करीब से गुजर रहा था, तब ही ये धमाका हुआ था और ये सारी कार्रवाइयां अमल में आई थी जेम्स मैकले की प्लानिंग के मुताबिक। इसके आदमी रसवंती को कालू भैरव के मंदिर में ले गए थे। जाहिर था कि दूसरे दुश्मन और खतरनाक तंजीम के अफराद बिल्कुल ही नादान नहीं हो सकते थे, वो भी ऐसे मंदिरों और खुफिया रास्तों में मौजूद थे। मंदिर के तय खाने में उतरने से पहले ही दो आदमियों ने इनका रास्ता रोक लिया। एक ने बड़े अदब से पूछा, मादाम आप कहाँ जा रही हैं? रसवंती ने घबराए हुए अंदाज में आगे बढ़कर रोकने वाले से कहा, मुझे बचाओ, इस आदमी से बचाओ, ये पता नहीं मुझे कहाँ ले जा रहा है। ये कहते हुए इसने सहारे के लिए इसका हाथ थाम लिया। इसके साथ ही वो नर्वस हो गया। रसवंती ने आगे बढ़कर दूसरे का सहारा लिया, इसकी भी वही हालत हुई। इस वक्त तक पहला शख्स जमीन पर घुटने टेक कर औंधा हो रहा था, इस पर बेहोशी तारी हो रही थी। दूसरे की हालत भी नाजुक थी, वो इन्हें इसी हाल में छोड़कर अपने अजनबी दोस्तों के साथ तय खाने की सीढ़ियां उतरते हुए मंदिर की पिछली तरफ भागती चली गई। वहां उनके लिए एक गाड़ी तैयार थी। इस गाड़ी में बैठकर जेम्स मैकले के खुफिया अड्डे तक पहुंचना ज्यादा मुश्किल नहीं रहा था। सोनिया इस भीड़ में तनहा रह गई थी, लेकिन इसकी छठी हिस्स इतनी बेदार थी कि आसपास दूर दूर तक दुश्मनों की चुभती हुई नजरों को महसूस कर रही थी। समझ रही थी कि इसके एतराफ घेरा तंग हो रहा था और इत्मीनान भी था कि इसका काम पूरा हो चुका है। 15 मिनट के अंदर ही इसकी तस्दीक हो गई। रसवंती ने सूरज के जरिए मुसरत भरे लहजे में कहा, ओह सोनिया डार्लिंग, तुम जो कहती हो कर दिखाती हो। तुमने कहा था मेरे बच्चे को दूसरी बार भूख लगेगी तो मेरे ही पास पहुंच जाएगा। देखो नहीं नहीं, तुम देख नहीं सकती, मेरे जरिए मालूम कर सकती हो। मेरा बच्चा मेरे पास पहुंच गया है। हाय, मुझसे ऐसे चिपक गया है जैसे मकनातीस हो, ऐसे सीने से लगा हुआ है जैसे ममता से अपना हक वसूल कर रहा हो। अब मैं इसे कभी जुदा नहीं करूंगी। सोनिया ने पूछा, क्या सबाता वहाँ पहुँच गई है? नहीं, मगर जेम्स मैकले कह रहा है कि वो आने ही वाली है। रसवंती, तुम्हें क्या हो गया है? तुम जेम्स मैकले पर तकिया कर रही हो। फौरन ख्याल ख्वानी के जरिए सबाता के पास पहुँचो। सोनिया, तुम भी तो इस भीड़ में अकेली हो, तुम्हारे चारों तरफ दुश्मन है। मेरी परवाह मत करो, सबाता को तुम्हारी मदद की जरूरत है, फौरन जाओ। रसवंती सबाता के पास पहुंच गई। सोनिया ने बिल्कुल सही मशवरा दिया था। वो ऐसे वक्त पहुंची जब वो चारों तरफ से दुश्मनों में घिरी हुई थी। उसके सामने एक शख्स पिस्तौल ताने बोल रहा था। यही चालाक बनने की कोशिश कर रही थी। नीले रंग का लिबास पहना हुआ इसे इस हजूम में उतार कर फेंक दिया। सर पर हैट पहनकर उसके सामने की तरफ झुका लिया ताकि चेहरा साफ तौर पर नजर न आए। हम उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं, तुम तो अभी चीज ही क्या हो। सबाता के पीछे और दाएं बाएं 3 नेपाली खड़े हुए। वो अपने अपने हाथ में बुजाली लिए हुए थे। बुजाली से लंबे चौड़े फाल वाले छुरे को कहते हैं, जिसे नेपाली खास तौर पर लड़ाई के वक्त इस्तेमाल करते हैं। रसवंती ने सोच के जरिए कहा, सबाता मैं तुम्हारे पास मौजूद हूँ। सबाता को टेलीपैथी के राब्ते पर हैरानी नहीं हुई। इससे पहले मैं कई बार टेलीपैथी के जरिए इससे राब्ता कायम कर चुका था। वो दुश्मनों के दरमियान एक मंदिर में थी। मंदिर की छत पर छोटी छोटी घंटियां और घंटे लटक रहे थे। रसवंती ने कहा, तुम्हारे दिमाग में रहकर इस चाल को समझ रही हूँ जो तुम अपने दुश्मन के खिलाफ चलना चाहती हो। अभी तुम उछलकर पिस्तौल वाले के हाथ पर ठोकर मारना चाहती हो। इसकी क्या जरूरत है? मैं इसके पिस्तौल गिरा देती हूँ, लेकिन ठहरो, पहले उसे ही अपने पिस्तौल को इस्तेमाल करने दो। जैसे ही वो हाथ को थोड़ा सा ऊपर उठाकर गोली मारना चाहेगा, तुम फौरन बैठ जाना। सबाता ने यही किया। जैसे ही पिस्तौल वाले ने हाथ उठाकर फायर करने के लिए हल्का सा झटका दिया, सबाता बैठ गई। गोली चली और पीछे वाले नेपाली के सीने में धंस गई। वो जंगजू कौम की बेटी थी, सिर्फ रसवंती की टेलीपैथी पर तकिया नहीं कर सकती थी। इधर गोली चली, उधर वो फौरन फजा में कलाबाजी खाकर ऊपर लटके हुए घंटे की जंजीर पकड़कर झूलती हुई पिस्तौल वाले तक पहुंची। फिर उसके हाथ पर ठोकर रसीद की। पिस्तौल वाला हक्का बक्का खड़ा था। इसने अपने ही एक साथी पर गोली कैसे चला दी? हैरानी दूर नहीं हुई थी कि हाथ से पिस्तौल निकल गया। पिस्तौल जहां गिरा था वहां तक वो फौरन पहुंच न सका। इससे पहले सबाता पहुंच गई थी। 2 नेपाली इसकी तरफ दौड़े, लेकिन इसके हाथ
हाथ में पिस्तौल देखते ही अपनी अपनी जगह ठिठक गए, खौफजदा होकर पीछे हटने लगे। सुबाता ने कहा, मैं ख्वाह मुख्वाह किसी की जिंदगी से नहीं खेलती, मगर हाँ, दुश्मन को इस काबिल नहीं छोड़ती कि वो पीछा कर सके। ये कहते ही उसने तड़ातड़ फायरिंग कर दी, सबकी टांगों पर गोली मारी। फिर पिस्तौल को चेक किया, इसमें अब गोली नहीं रही थी। वो तीनों जमीन पर गिर पड़े थे, अपनी अपनी टांगों को पकड़कर तकलीफ की शिद्दत से करा रहे थे। इसने पिस्तौल को दूर फेंकते हुए कहा, तुम्हारी जेब में गोलियां हो तो जाओ पिस्तौल को उठा लो। रसवंती ने पूछा, ये क्या कर रही हो? आइंदा तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। इनको तलाशी लो और जितनी गोलियां मिल सके अपने पास रख लो। मुझे मरजाना ने बताया है कि फरहाद के साथी कभी अपने पास हथियार नहीं रखते, मजबूरी की हालत में दुश्मनों के हथियार दुश्मनों पर इस्तेमाल करते हैं, फिर इन्हें फेंक देते हैं। अगर तुम इस मंदिर के मुतालिक जानती हो तो बताओ मुझे किस रास्ते से जाना चाहिए। इसने रसवंती को जवाब दिया। रसवंती इसकी रहनुमाई करने लगी। फिर इसने पूछा, क्या मैकले का कोई आदमी तुम्हारे साथ नहीं है? सुबाता ने इसके बताए हुए रास्ते पर चलते हुए कहा, एक शख्स कोडवर्ड्स के जरिए मुझसे मुतारफ हुआ था। इसने बताया था कि इस मंदिर के पीछे जाना है। जब मैं मंदिर के दरवाजे से दाखिल हो रही थी तो कुछ लोग रास्ता रोकना चाहते थे। मेरी रहनुमाई करने वाले ने इनका रास्ता रोक लिया था और मुझे अंदर जाने के लिए कहा था। मैं अंदर आई तो यहाँ भी 4 आदमियों ने मुझे घेर लिया, जिनका अंजाम तुम देख चुकी हो। वो सोच के जरिए रसवंती से गुफ्तगू कर रही थी और तेजी से चलती हुई मंदिर की पेच दर पेच राहदारियों से गुजर रही थी। दूसरी तरफ कुमारी कन्या के जुलूस में धमाके होने से लोग भाग रहे थे, एक दूसरे को कुचल रहे थे। इंतजामिया इस अफरा तफरी पर काबू पाने की पूरी कोशिश कर रही थी। पुलिस वाले परेशान थे क्योंकि धुएं की ज्यादती से करीब के लोग भी साफ तौर से नजर नहीं आते थे। नतीजा ये होता था कि वो एक को रोकते थे तो 10 से टकरा जाते थे। ऐसे ही वक्त सोनिया के पीछे एक शख्स ने गुर्रा कर कहा, मेरे हाथ में रिवाल्वर है और चादर में छुपे हुए इस रिवाल्वर का रुख तुम्हारी तरफ है। इसकी बात खत्म होते ही दाएं बाएं 2 आदमियों ने सोनिया के बाजुओं को मजबूती से पकड़ लिया। कहने लगे, आप भीड़ में कुचली जाएंगी, आइए हम आपको सहारा देकर ले जाएं, नहीं जाएंगी तो रिवाल्वर वाला आपको ले जाएगा। वो उसे खींचते हुए धकेलते हुए यूं ले जाने लगे जैसे भीड़ से बचाकर किसी महफूज जगह पहुंचाना चाहते हो। इसके सामने कई अफराद थे जो बड़ी कोशिशों से भीड़ को चीरते जा रहे थे, इसलिए रास्ता बनाते जा रहे थे। वो खुद को खौफजदा और परेशान जाहिर कर रही थी, इनके साथ खिंची जा रही थी। जब रास्ता साफ हो रहा हो, भीड़ छटती जा रही हो तो फिर वो बेबस कैसे रह सकती थी। अचानक इसने दोनों हाथों की एक एक उंगली में पहनी हुई अंगूठियों को आसपास वाले आदमियों के जिस्म में चुबो दिया। इस अंगूठी की नन्ही सुई से इंजेक्ट होने वाला रकीक मादा ज्यादा मोहलक नहीं था। जिस तरह नशे का इंजेक्शन दिया जाता है, इसी तरह चरस स्मगल करने वालों ने वो अंगूठी मखसूस तौर पर बनवाई थी। इसके जरिए वो नशीली दवा इंजेक्ट करते थे। दवा इतनी जूद असर होती थी कि किसी को मदहोश करके इसे पैरों पर खड़ा रहने के काबिल नहीं छोड़ती थी। वो शराबी की तरह लड़खड़ाता जाता था, गिर पड़ता था, लेकिन इसका असर देर पर नहीं होता था, नशे की तरह उतर जाता था। जितनी देर तक इसका असर रहता, इतनी देर में तो सोनिया ने इस हजूम में धमाका सा कर दिया था। दोनों तरफ वाले दुश्मनों के बाजुओं के सहारे ही उल्टी कलाबाजी खाकर पीछे रिवाल्वर वाले के मुंह पर एक जबरदस्त ठोकर मारी। आगे भीड़ को चीर कर जाने वाले दुश्मन ठिठक गए थे। जब वो रुके तो भीड़ में मर्द औरतें फिर इस तरह गुटमुट हो गए थे जैसे चारों तरफ से पानी रास्ता बनाकर आ गया हो। इंसानों के सैलाब में सब डूब रहे थे, उबर रहे थे। सामने से रास्ता बना है, जैसे तैर रहे हो वैसे ही हाथ पांव मारते हुए इंसानी लहरों को चीरते जा रहे थे। ऐसी अफरा तफरी में सोनिया कहाँ थी ये दुश्मन न देख सके। वो भीड़ में तकरीबन बैठ गई थी, जानती थी कि बैठने से कुचल जाएगी, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो चारों हाथ पांव के बाल रेंगते हुए कभी झुकते हुए करीब से गुजरने वालों रथ के पीछे पहुंच गई। वो रथ 6 पहियों पर चल रहा था, वैसे खुद नहीं चलता था। बहुत से अकीदतमंद इसे खींच कर ले जाते थे। इसके नीचे इतनी जगह थी कि सोनिया चारों हाथ पांव से रेंगते हुए थोड़ी दूर तक गई। रथ के पिछले हिस्से में ऊपर एक ऊंचा सिंहासन था जिस पर कुमारी कन्या बैठी हुई थी। सिंहासन के अंदर खला था। वो खला रथ के नीचे से नजर आता था। बेअल्फाज़े दीगर वो खला एक छोटे से स्टोर की तरह था जहाँ मुख्तलिफ किस्म के औजार रखे गए थे ताकि रथ में कोई खराबी हो तो औजार के जरिए इसकी मरम्मत की जा सके। वो रथ के निचले हिस्से से चिपक कर सिंहासन के खला में पहुंची, फिर लेटे ही लेटे वहां से लुढ़क कर इस स्टोर तक पहुंच गई जहां औजार रखे हुए थे। अब वो आराम
आराम से वहाँ लेटी रह सकती थी। दूसरी तरफ रसवंती की रहनुमाई में सुबाता इस मंदिर की पेच दर पेच राहदारियों से गुजरते हुए पिछले दरवाजे से बाहर पहुंची। उधर एक गली थी, दरवाजे से निकलते ही इसे एक जीप नजर आई। वहाँ जो लोग नजर आए उनकी वर्दियां बता रही थी कि वो भारतीय फौजी हैं। एक अफसर ने रिवाल्वर दिखाते हुए कहा, जहाँ हो वहीं रुक जाओ, अपने आप आसपास देखो, अगर जरा भी हरकत की तो चारों तरफ से गोलियां बरसेंगी। सुबाता तेजी से चलते हुए दरवाजे के बाहर आई थी और जैसे ही बाहर आई दरवाजे के पाट बंद कर दिए गए थे। इसके बाद पता चला कि बाहर भी 2 मुसल्लह जवान छुपे हुए थे। अब वो चारों तरफ से राइफलों और स्टेन गनों से घिरी हुई थी। इसने सोच के जरिए पूछा, रसवंती ये तुम मुझे कहाँ ले आई हो? रसवंती ने परेशान होकर कहा, जेम्स मैकले ने मुझे यही बताया था, पीछे एक जीप है जिसमें तुम्हें बैठकर जाना है। जेम्स मैकले ने दुरुस्त कहा था। रसवंती ने भी गलत रहनुमाई नहीं की थी। जीप जेम्स मैकले के आदमियों की ही थी, लेकिन वो जीप के पीछे बंधे पड़े थे। रसवंती ने कहा, अब इससे उलझना दानिशमंदी नहीं है, तुम इनके साथ गाड़ी में जाकर बैठो, वहाँ बैठे हुए फौजियों से बातें करती रहो, खुसूसन ड्राइवर को मुखातब करना, मैं इनके दिमागों में पहुँचती रहूंगी। जहाँ भी मुनासिब मौका होगा इन्हें ख्याल खुआनी के जरिए बेबस करने की कोशिश करूंगी। रसवंती ये मशवरा न देती तब भी सुबाता चुपचाप इनकी हिरासत में चली जाती। वो जंग करने का तरीका जानती थी, इसे सिखाया गया था कि शिकस्त का मौका आए तो चुपचाप हथियार डाल दो और आइंदा मैदान जीत लेने की राहें हमवार करते रहो। वो खामोशी से जीप में जाकर बैठ गई। गाड़ी आगे बढ़ने लगी तो इसने एक फौजी से सवाल किया, तुम लोगों ने मुझे क्यों हिरासत में लिया है? मेरा जुर्म क्या है? इस फौजी ने जवाब नहीं दिया। दूसरे अफसर ने कहा, मैंने तुम्हें मुखातब किया था, सिर्फ मैं ही तुमसे बात करूंगा, जो कुछ पूछना है मुझसे पूछो, और ये सवाल जो तुमने किया है इसका जवाब हमारे दफ्तर पहुंचकर मिल जाएगा। सुबाता ने कहा, मैं इस तरह तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगी, ये सरासर जुल्म है, किसी को इसका जुर्म बताए बगैर या वारंट के बगैर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। एक फौजी इसके सामने वाली सीट पर बैठा हुआ था, जीप ड्राइवर कर रहा था। वो हाथ बढ़ाकर इसके शाने को झंझोड़ते हुए बोली, हे गाड़ी रोको, मेरी तरफ देखो, मेरी बात जवाब दो। वो अपनी जगह टास से मास न हुआ, चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। इसके साथ बैठे हुए अफसर ने सुबाता का हाथ पकड़ा, एक तरफ हटाते हुए कहा, तुम औरत हो, हम ज्यादती करना नहीं चाहते, सीधी तरह हमारे साथ चलो। वो सीधी होकर अपनी सीट पर बैठ गई। रसवंती ने कहा, मैं इस फौजी अफसर के दिमाग में रहकर मालूम कर चुकी हूँ, अंदेशा है हम चौंके फरहाद अली तैमूर से तल्लक रखते हैं, इसलिए फरहाद इनके दिमागों में न पहुँच जाए, लिहाजा सिर्फ वही बोल रहा है और किसी को बोलने की इजाजत नहीं है। तुम्हारी कोशिशें बेकार होंगी। क्या मुश्किल है, जब से तुम और सोनिया मिली हो मैं भी तुमसे बहुत कुछ पूछना चाहती हूँ। आखिर फरहाद को किस तरह जानती हो और इससे तुम्हारी क्या ताल्लुकात हैं? तुम फरहाद और सोनिया के साथ रहती आई हो, लेकिन तुम्हें सलीका नहीं आया। क्या मुझे नादान समझती हो? जब टेलीपैथी जानती हो तो मेरे दिमाग में पहुंचकर जाने क्या कुछ मालूम कर चुकी होगी। मैं सिर्फ फरहाद के मुतल्लक बातें कर रही हूँ और ये मौका नहीं है कि तुमसे ज्यादा पूछ सकूं। सिर्फ इतना बता दो, वो बेखैरियत हैं तो कहाँ हैं? वो बेखैरियत हैं, लेकिन जहाँ हैं वहाँ के मुतल्लक बताना शुरू करूंगी तो सुबह से शाम हो जाएगी। बस इतना समझ लो कि मरजाना और तुम्हारा भाई टाटर बल्बा फरहाद को दुश्मनों की कैद से रिहाई दिलाने की कोशिश में मसरूफ है। वो खुश होकर बोली, मुझे अपने भाई पर फख्र है। मैं यकीन से कहती हूँ कि मरजाना और बल्बा मेरे फरहाद को जरूर रिहाई दिलाएंगे और दुश्मनों को इबरतनाक सबक सिखाएंगे। सुबाता ने मेरे फरहाद कहा था, यकीनन रसवंती के दिल पर बिजली गिरी होगी, माजी रोशन हो गया होगा और सामने सिर्फ पछतावा रह गया। बहरहाल सुबाता ने पूछा, क्या पारस तुम्हारे पास पहुंच गया है? हाँ मेरे पास है, इसकी फिक्र न करो। कैसे न करूं? फरहाद ने इसे मेरी जिम्मेदारी पर छोड़ा था। जब तक मैं इसे तंदुरुस्त और तवाना नहीं देखूंगी और फरहाद की इमानती से वापस नहीं करूंगी, मुझे इत्मीनान नहीं होगा। माँ के होते हुए तुम इसे फरहाद तक पहुँचाने वाली कौन हो? रसवंती, तुम्हारा लहजा मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। याद रखो मैं कोई काफ की शहजादी हूँ, नाक पर मक्खी नहीं बैठने देती। लहजा दुरुस्त करो या मेरे दिमाग से चली जाओ। रसवंती ने फौरन ही नरम लहजा में कहा, सॉरी सुबाता, मैं अपने मिजाज से परेशान हूँ। इसी बदमिजाजी ने मुझे फरहाद से जुदा कर दिया। मुझे अपना मुहासबा खुद करते रहना होगा। मैंने जिस अंदाज में तुमसे गुफ्तगू की इसके लिए फिर एक बार माजरत चाहती हूँ। तुमने पारस को जन्म दिया है, तुम हमारे लिए मुअज़्ज़ज़ हो। यूँ भी हमारे कबीले का दस्तूर है कि हमारा सरबराह जिससे पहली शादी करता है वो मलका कहलाती है और दूसरी बीवियों के मुकाबले में हार बरतर तस्लीम की
जाती है, लिहाजा तुम मेरे लिए बरतर हो। मैं इस वक्त इनके दरमियान मौजूद नहीं था। बाद में मैंने रसवंती के दिमाग को कुरीदने की बाद मालूम किया सबाता की ये बात इसके दिल को लगी थी। इसने एक मोहरा एक सर्द आह भरकर सोचा था, काश फरहाद मुझे तलाक न देते, यूं ही छोड़ देते तो आज मैं फरहाद की दूसरी साथियों से बरतर समझी जाती। सबाता को जब मालूम होगा कि मैं मुतल्लका हूँ तो क्या वो मुझे बरतर तस्लीम करेगी? सबाता ने मुखातब किया, तो तुम खामोश क्यों हो? क्या जा चुकी हो? वो एक सर्द आह भरकर बोली, नहीं मौजूद हूँ। क्या बात है, मैं तो नाराज नहीं हूँ। तुमसे जो गलती हुई इसे फराख दिली से नजरअंदाज कर दिया है। ये बात नहीं है, मैं सोच रही थी अगर तुम्हें ये मालूम हो कि मैं फरहाद की नजर में कुछ नहीं रही, इसकी बीवी भी नहीं रही हूँ, क्या ऐसे में तुम मेरी इज्जत करोगी? कैसी बातें कर रही हो? मैंने कहा ना कि पारस के रिश्ते से तुम हमारे लिए हर हाल में मुअज़्ज़ज़ हो। इसने फिर एक सर्द आह भरी। पारस के रिश्ते से मुअज़्ज़ज़ है लेकिन फरहाद के रिश्ते से कुछ नहीं है। जब खटमंडू की एक पुरानी इमारत के सामने रुक गई, वो सबाता को मुहासरे में लेकर इस इमारत के अंदर जाने लगे। रसवंती ने कहा, मैं अभी सोनिया से एक मशवरा करके आती हूँ। ये कहते ही वो सोनिया के पास पहुँच गई। वो रथ के सिंहासन के नीचे इसी स्टोरनुमा जगह में लेटी हुई थी, दुश्मनों की नजरों से छुपी हुई थी। जहाँ वो जुलूस जाकर खत्म होता वहाँ तक पहुँचते पहुँचते तमाम दुश्मन इसे तलाश करने के बाद ये सोचने पर मजबूर हो जाते कि सोनिया हजूम में नहीं रही, वो पहले ही यहाँ से निकल कर कहीं चली गई है। लिहाजा जुलूस के इख्तिताम पर वो रथ के नीचे से निकलकर जेम्स मैकले तक पहुँच सकती थी। रसवंती ने पूछा, ये तुम कहाँ पहुँच गई हो? मैं जहाँ भी हूँ खैरियत से हूँ। ये बताओ सबाता किस हाल में है? इसने मुख्तसर तौर पर सबाता के मुतल्लिक बताया। फिर कहा, मेरे दिमाग में यही बात आ रही है कि अपनी ख्याल ख्वानी जाहिर कर दूं, क्योंकि भारतीय फौजियों ने सबाता को हिरासत में लिया है और मेरे मुतालिक ही सवालात करने वाले हैं, तो क्यों ना मैं इन्हें मुखातब करूं और टेलीपैथी के जरिए मरूब करके सबाता को रिहा करने पर मजबूर कर दूं? नहीं रसवंती, अपनी ख्याल ख्वानी जाहिर न करना। तुम्हारी टेलीपैथी जाहिर होते ही तुम एक ऐसा हीरा बन जाओगी जिसकी कोई कीमत अदा नहीं कर सकता। एक ऐसा दहशतनाक हथियार होगी जिसका कोई जवाब नहीं होगा। भारतीय सरकार तुम्हें हर हाल में अपने पास रखने और तुम्हारे बाहर जाने के तमाम रास्ते मसदूद करने की इंतहा कर देगी। रसवंती ने कहा, भारतीय सरकार मेरे अचानक गुम हो जाने से एकदम बिफर गई है। पूरे एक्शन में ये है। सबाता अब इनके हाथ आई है तो वो इससे मेरे मुतल्लिक गुलवाने के लिए तशद्दुद की इंतहा कर देंगे। इसके लिए कुछ करना ही होगा। तुम फरहाद बनकर टेलीपैथी का मुजाहरा करो। यूं भी इसराइली सरकार को मालूम है, अब भारत सरकार को भी मालूम हो जाएगा। क्या वो शुबा नहीं कर सकते कि मैं फरहाद बनकर मुखातब कर रही हूँ? हरगिज नहीं। इन्हें शुबा होगा तो यहूदियों की तरफ से टेलीपैथी की तस्दीक हो जाएगी। ये वही वक्त था जब मैं आधे घंटे की नींद पूरी करके बेदार हुआ था। मुझे मरजाना और आला बीबी वगैरह की तरफ जाना चाहिए था, क्योंकि आधे घंटा पहले बेदार हो गया था, इसलिए सोनिया के पास चला आया था। मैंने मुखातब किया, सोनिया मैं आ गया। सोनिया ने मुझे नजरअंदाज करते हुए कहा, रसवंती तुम सबाता के पास जाओ। वो जाना चाहती थी। मैंने कहा, ठहरो, सबाता के पास पहुंचकर इसे समझा देना कि तुम फरहाद के लहजे और आवाज में दुश्मनों को मुखातब करोगी। इस तरह वो अपने दिमाग में मेरी मौजूदगी को नहीं समझ सकेगी। रसवंती चली गई। मैंने सोनिया से पूछा, क्या बात है? तुम्हारा लहजा कुछ उखड़ा हुआ सा है। मैं तुम्हारे आखिरी बार समझाती हूँ, मेरे दिमाग में आइंदा ना आना, मुझसे कोई तल्लक ना रखना। भाई बात क्या है? तुम तो ख्वाह मुख्वाह ही गुस्सा दिखा रही हो। ज्यादा बनने की कोशिश मत करो। तुमने तनवीमी अमल के जरिए पारस को मेरे जहन से महव कर दिया। खैर कोई बात नहीं, ये पारस के लिए हिफाजती तदाबीर थी, मैं इससे इत्तफाक करती हूँ। लेकिन यहूदियों के हाथों ब्रेन वॉशिंग के बाद मैं वक्ती तौर पर सबाता को भूल चुकी थी। क्या तुम इसका जिक्र नहीं कर सकते थे? सोनिया, तुम अपने हालात को अच्छी तरह समझ रही हो। हमारी मसरूफियात ने इतना मौका ही नहीं दिया कि हम मौजूदा मसाइल से हटकर गुफ्तगू कर पाते। ज्यादा बातें बनाने की कोशिश मत करो। तुम्हारे जैसा हरजाई और बेमुरवत पैदा होने के बाद इस दुनिया में और कोई ऐसा जन्म नहीं लेगा। तुम झगड़े के मूड में हो और अगर इधर सबाता के पास पहुंचना जरूरी है तो जाओ, मेरे पास क्यों नाक रगड़ रहे हो? ये औरत की फितरत है, वो ऊपर से गुस्सा दिखाती है, अंदर से खुश होती है कि मर्द इसकी खुशामद कर रहा है। सोनिया खुशामद की भूखी नहीं है। वैसे मेरी खुशामद करने वाले कितने ही फरहाद पैदा होते रहते हैं। कौन से मैटरनिटी होम में तुम जाओगे या नहीं? सबाता मुसीबत में है, इससे जलती भी हो, उड़ती भी हो, इसकी वजह से गुस्सा भी दिखाती हो और इसकी मुसीबत का भी ख्याल है। ये तुमसे किसने कहा कि मैं सबाता से जलती कुड़ती हूँ? मैंने इसके खिलाफ
खिलाफ अभी एक लफ्ज भी कहा है वो बेहद हसीन ही नहीं बेहद ज़हीन भी है। मैंने इसकी जहानत को आजमाया है, इसने बड़े ही ड्रामाई अंदाज में अपनी जहानत का सबूत दिया है। मैं सोचती हूँ औरत कितनी ही ज़हीन क्यों ना हो जाए, वो एक दिन सर पकड़कर रोती है और सबाता के साथ भी यही होने वाला है। अब जाओ। मैंने कहा बक रही हो, कुछ ना समझे, खुदा करे कोई तुम्हारा मूड ठीक नहीं है, फिर आऊंगा। मैं सबाता के पास पहुंच गया। वो एक बड़े से हाल में थी, वहाँ तकरीबन सामान से खाली था। एक तरफ एक बड़ी सी मेज थी जिसके अतराफ फौजी अफसरान खड़े हुए थे। मेज के आखिरी सरे पर सबाता को दीवार से लगकर खड़े रहने का हुक्म दिया गया था और वो हुक्म की तामील कर रही थी जिस वक्त मैं पहुंचा। इस वक्त एक अफसर ने पासपोर्ट इसकी तरफ मेज पर फेंकते हुए कहा, इस पासपोर्ट में तुम्हारे साथ एक बच्चे का जिक्र है, वो बच्चा कहाँ है? अभी मैं जुलूस से निकलकर पुलिस स्टेशन जाने वाली थी, किसी ने मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया है। इससे पहले कि मैं इसका ताक़ुब करती वो इस भीड़ में गुम हो गया। वो दूसरे अफसर ने मेज पर घूंसा मारते हुए कहा, तुम झूठ बोल रही हो, तुमने जानबूझकर इस बच्चे को किसी के हवाले किया है। कोई अपने बच्चे को किसी के हवाले कर सकता है? ये भी झूठ है, वो तुम्हारा बच्चा नहीं है। क्या तुम शादीशुदा हो? क्या तुम एक बच्चे की माँ हो? नहीं, मैंने अपने पासपोर्ट में बच्चे का इंदराज कराने से पहले दरख्वास्त दी थी कि वो मेरी मरहूम बहन का बच्चा है, मेरे साथ रहेगा। वो बहुत बीमार था, मैं इलाज के लिए यहाँ आई थी, लेकिन ये तो अंधेर नगरी है, बच्चा मेरा अगवा हो किया गया है और मुझे ही से सवालात किए जा रहे हैं, मुझे गुस्सा दिखाया जा रहा है। आखिर ये क्या तुक है? एक अफसर ने कहा, रसवंती के साथ तुम दो औरतें हो, दूसरी का नाम अना मेरिया है, हम होटल से इसका भी सामान उठा लाए हैं, वो भी जल्द ही हमारी गिरफ्त में आने वाली है। एक और अफसर ने कहा, तुम किसी खुशफहमी में मुब्तला न रहो, रसवंती इन दो बच्चों के साथ नेपाल से बाहर नहीं जा सकेगी, हमने हर तरफ नाकाबंदी कर दी है। काठमांडू से बाहर जाने वाले एक एक रास्ते पर फौज और सिपाहियों का पहरा है, फजाई रास्ते से भी अफरार होना नामुमकिन नहीं है। हम हर इस औरत को चेक कर रहे हैं जिसके साथ दो बच्चे हों, अगर एक बच्चा हो तब भी और ना हो तब भी इसे एंटी मेकअप कैमरे के सामने से गुजारे बगैर जाने की इजाजत नहीं दी जाती है। सबाता ने किसी तरह मरूब हुए बगैर बड़े ही ठहरे हुए अंदाज में कहा, आप लोग की गुफ्तगू से जाहिर होता है मेरा बच्चा अगवा होने के बाद मादाम रसवंती के पास पहुंच गया है, इसलिए इनके साथ दो बच्चों का जिक्र किया जा रहा है। अगर रसवंती साहबा के पास है तो मुझे इत्मीनान है, क्योंकि मुझे एक नजूमी ने जो वैद राज भी था ये बताया था कि अगर मैं काठमांडू पहुंच जाऊं और कस्था मंडप मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ जाऊं तो मेरे बच्चे को एक औरत दूध पिलाएगी, जिसके बाद वो सेहतमंद होने लगेगा। लिहाजा अगर वो इसके पास सेहतमंद हो सकता है, मेरे बच्चे को नई जिंदगी मिल सकती है। तो एक अफसर ने डांट कर कहा, तुम इसे बार बार अपना बच्चा मत कहो, बहन का बच्चा अपना बच्चा होता है। अगर तुम्हें सुनते हुए शर्म आ रही है तो कानों में उंगलियां ठोंस लो, बहुत ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। वो अफसर यू कहने के बाद इसे गाली देने वाला था। इसी वक्त मैंने इसके मुंह से एक लंबी फू की आवाज के साथ हवा निकाल दी। दूसरे तमाम अफसर इसे चौंक कर देखने लगे। वो परेशान होकर पहले तो सीधा खड़ा हो गया, फिर बोलने के लिए मुंह खोला, इसके साथ फिर इसके मुंह से खाली हवा निकल गई। मैंने सबाता से कहा, मैं रसवंती हूँ मगर फरहाद के लहजे में बोल रही हूँ, तुम इनसे कहो ये अफसर मुझे गाली देने वाला था इसलिए मुंह से हवा निकल गई। इनमें से कोई भी खिलाफे तहजीब गुफ्तगू करेगा तो पहले इसी तरह तमाशा बनेगा, अगर ज्यादती पर उतर आएगा तो इसके साथ जो ज्यादती होगी वो दुनिया देखेगी। सबाता ने यही बात इनसे कह दी। एक अफसर अपने हाथ में बैद लिए खड़ा था, इसने सबाता की तरफ बैद नचाते हुए कहा, तुम क्या बकवास कर रही हो, हमारी समझ में कुछ नहीं आया। अलबत्ता ये चैलेंज समझ में आ गया कि तुम पर ज्यादती नहीं करनी चाहिए। बेशक तुम्हारा बदन फूल की तरह शगुफ्ता है, बेहद हसीन हो, अगर ये बैद जिस्म के किसी हिस्से पर पड़ जाए तो वहाँ खून की लकीर बन जाएगी। सबाता ने मेरी सोच के मुताबिक पूछा, भला कैसे खून की लकीर बनेगी, मैं देखना चाहती हूँ। इसके साथ ही मैं इस अफसर के दिमाग पर काबज हो गया। इसका हाथ बैद के साथ घूमा, लेकिन वो बैद एक अफसर के मुंह पर पड़ी। वो लड़खड़ा कर पीछे हटा, गालियां देता हुआ दौड़ता हुआ बोला, व्हाट द हेल विद यू, आर यू गोइंग टू बी मैड। दो अफसरान बैद खाने वाले की दिलजोई के लिए इसके पास आ गए थे। बाकी तीन अफसरान बैद मारने वाले के पास पहुंचकर हैरानी से पूछ रहे थे, मिस्टर रामा राव ये आपने क्या किया, आप तो कोई पागल ही करता है। सबाता कह लगाने लगी, सब इसे देखने लगे। फिर एक ने पूछा, क्या तुम्हारी हंसी का मतलब ये है कि तुमने किसी का काले अमल से
हमारे साथी को पागल बनने पर मजबूर कर दिया। सबाता ने दोनों हाथ कमर पर रखे, सीना तान कर गर्दन ऊंची करते हुए बोली, काला इल्म नहीं टेलीपैथी। अब वो अफसरान गहरी संजीदगी से इसका मुंह तक रहे थे। वो बोली, जब एक बच्चे के सिलसिले में मुझे पकड़ कर लाए हो और वो बच्चा पारस है तो फिर ये क्यों नहीं सोचते कि इसके साथ साथ टेलीपैथी की बला भी तुम्हारे दिमागों में पहुंचेगी। एक अफसर ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, अगर श्रीमती रसवंती देवी टेलीपैथी के जरिए यहाँ मौजूद हैं तो हम खुशी से इनका स्वागत करते हैं। हम इनके सेवक हैं और इनसे बिनती इल्तिजा करते हैं कि वो हमारे पास आ जाएं। हम इनसे अहम बातें करना चाहते हैं। इसी वक्त एक अफसर ने कहा, यहाँ रसवंती नहीं फरहाद अली तैमूर मौजूद है और इस वक्त तुमसे मुखातब है। वो सब अपने साथी अफसर को हैरानी और सवालिया नजरों से देखने लगे। इसने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, मैं फरहाद अली तैमूर हूँ। अगर यकीन न हो तो अभी अपनी मौजूदगी का सबूत दे चुका हूँ, फिर दे सकता हूँ, बशर्ते कि इस ऑफिसर के बाद कोई दूसरा भी बैद खाने या इससे भी कड़ी सजा पाने के लिए तैयार हो। भला कौन अपनी खुशी से सजा पाना चाहता है? उन्होंने कहा। इस अफसर को देखा जो फरहाद अली तैमूर होने का दावा कर रहा था। फिर इससे कहा, हम तस्लीम करते हैं आप मिस्टर फरहाद अली तैमूर हैं और हमारे साथी के दिमाग में पहुंचकर इसकी जुबान से बोल रहे हैं। अगर श्रीमती रसवंती देवी भी हमारे दरमियान आना चाहें तो हम किसी लेडी ऑफिसर को बुलाते हैं। देवी जी इनके जरिए हमसे गुफ्तगू कर सकेंगी। मैंने इस अफसर की जुबान से कहा, रसवंती का दिमाग बहुत कमजोर है। फ्लाइंग अस्पताल के बैनुल अक़वामी शोहरत रखने वाले डॉक्टरों ने इसके दिमाग की कमजोरी के सर्टिफिकेट दिए हैं। वो ख्याल ख्वानी के काबिल नहीं है। मिस्टर फरहाद अली तैमूर, हम तस्लीम करते हैं कि देवी जी का दिमाग अभी कमजोर है, वो ख्याल ख्वानी के काबिल नहीं है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, हमने यहाँ देवी जी का शायाने शान इस्तकबाल किया, मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं छोड़ी, फिर वो अचानक रपोश क्यों हो गयी? मैंने कहा, अपने रवैये के मुतल्लिक सोचो। रसवंती ने मंदिर की सीढ़ी पर बैठकर एक बच्चे को गोद में लिया तो तुम लोग ने बात का बतंगड़ बना दिया। सिर्फ तुम लोगों ने नहीं, दुनिया की जितनी खतरनाक तंजीमें हैं, इनके अफराद इस वक्त काठमांडू में मौजूद हैं। इसराइली सीक्रेट एजेंट के लोग भी रसवंती के पीछे पड़े हुए हैं। मैं ऐसी सूरत में इसकी हिफाजत नहीं करूंगा, इसे दुनिया वालों से छुपा कर नहीं रखूंगा तो क्या दुश्मन इसकी हिफाजत करेंगे? यकीनन देवी जी की हिफाजत आप ही कर सकते हैं, लेकिन वो हमारी जमीन पर हैं। हमारा भी फर्ज बनता है कि हर तरह इनकी खिदमत करते रहें और दुश्मनों से इन्हें महफूज रखें। आप हम पर एतमाद करें, हम इन पर दुश्मनों का साया भी ना पड़ने देंगे। देवी जी हमारे देश से तल्लक रखती हैं, वो यहाँ पैदा हुई थी, हमारा भी इन पर हक है। जब लड़की जवान हो जाती है और ब्याह कर पराए घर, पराए शहर या पराए मुल्क चली जाती है तो फिर मैके वालों का इस पर हक नहीं रहता। ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है कि जब वो आया करे तो मेजबानी का फर्ज अदा कर लिया जाए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आपने मेजबानी के फराइज अंजाम दिए, इसके बाद आपकी जरूरत नहीं रही, सिर्फ मैं इसकी हिफाजत करूंगा। दूसरे अफसर ने कहा, हम इस सिलसिले में आपसे ज्यादा बहस नहीं कर सकते। आपने जो कुछ कहा है वो बातें हम अपने आला अफसरान तक पहुंचाएंगे। जो जवाब होगा वो आपको मालूम हो जाएगा। जवाब तो बाद में मालूम होगा, अभी इस बात को रिहा कर दिया जाए। सॉरी मिस्टर फरहाद अली तैमूर, ये हमारे इख्तियार में नहीं है। अगर आप हम पर ज्यादती करेंगे, हमें टेलीपैथी के जरिए बेबस करेंगे तो हम कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करेंगे, लेकिन अपनी जिम्मेदारी पर मिस सबाता को रिहा नहीं करेंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।